अडवाणी तो उसी दिन पाप कर बैठे जिस दिन पाकिस्तान गए थे और जिन्ना के मजार पर खड़ा होकर के बोले कि बहुत सेकुलर था ये। असम में हिमंत बिश्व शर्मा तो खाटी कांग्रेसी, विजय सिन्हा अपना चुनाव नहीं जीत सकते कि नीतीश जी से बिहार की गाड़ी खींची नहीं जा पा रही है। देखिए जदयू का भविष्य तो खतरे में है। राजद में रहे, जदयू में भी रहे। तो पिताजी ही थे तो ये कहाँ रहेंगे? हम पिताजी की बात कर रहे थे। पिताजी थे तो ये कहाँ थे? पिताजी ही इनको लेकर के गए थे, पिताजी ही उनको आगे बढ़ा रहे थे। ये तो बात मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार को कोई मजबूर नहीं कर सकता, तो नीतीश जी से संभल नहीं रहा था। वो 3-4 कुछ अधिकारी या 2-3-4 नेता वो मिलकर के उनको ढो रहे थे और ढोवा रहे थे। दोस्तों, करीबन करीबन 2 दशक के बाद बिहार की सियासत से सुशासन बाबू के नाम से सुविख्यात नीतीश कुमार की विदाई होगी। अब वे राज्यसभा सदस्य बन गए और बिहार की सत्ता पर सम्राट चौधरी सत्तासीन हो गए। इसके साथ ही बिहार और बिहार के लोगों के बीच एक बेचैनी भी है और कई सवाल भी है। सवाल यह है कि लालू, नीतीश, रामविलास पासवान जैसे जो चैंपियन होते थे सोशल जस्टिस के, उस युग का अवसान हो गया। लेकिन एक आशंका या एक निराशा यह भी है, या एक सवाल उनके अंदर यह भी है कि सम्राट चौधरी जिन्हें बिहार का सीएम बनाया गया है, वे क्या नीतीश कुमार की उस कमी को भर पाएंगे? क्या सुशासन का दौर चलेगा या बिहार की सियासत में कुछ नए रंग देखने को मिलेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के साथ हमारे साथ हैं प्रभात खबर के पूर्व संपादक, झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त बैद्यनाथ मिश्र जी, जिनका झारखंड और बिहार की पत्रकारिता में एक लंबा दौर गुजरा है, जिन्होंने अपनी आंखों से चीजों को बनते संवरते देखा है, राजनेताओं को सड़क से संसद तक पहुंचते देखा है और संसद से फिर सड़क तक आते देखा है। तो बैद्यनाथ जी, आपका नमस्ते, बोलिए। आप किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार की विदाई को? देखिए, नीतीश जी को तो जाना ही था, क्योंकि नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ, इसलिए उनसे संभल नहीं रहा था। आप उनकी शैली अगर आप देखेंगे तो उसी से पता है कि किया है जी, तुम लोग सब जानता है ना। माने वो नीतीश जो पार्लियामेंट में बोलते थे और छटा बिखेर देते थे, समझ गया ना। या लालू राज के खिलाफ जब उत्तम के खड़े हुए या जो उनकी शैली हुआ करती थी, वो नीतीश नजर नहीं आ रहे थे पिछले कुछ वर्षों से। तो नीतीश जी से संभल नहीं रहा था। वो 3-4 कुछ अधिकारी या 2-3-4 नेता वो मिलकर के उनको ढो रहे थे और ढोवा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, परंतु यथार्थ यह है कि नीतीश जी से बिहार की गाड़ी खींची नहीं जा पा रही थी, वो अक्षम असमर्थ हो गए थे नीतीश जी, इसलिए उनको एक एग्जिट चाहिए था, सम्मानजनक एग्जिट। तो सम्मानजनक एग्जिट था कि हम राज्यसभा चले गए। और कई लोग पूछते हैं कि सम्मानजनक एग्जिट उनकी चाहत थी या उन्हें इस हद तक मजबूर किया गया? ये तो बात मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार को कोई मजबूर नहीं कर सकता है, ये आप जान लीजिए। वो जब चाहे तब बीजेपी छोड़ के लालू जी के साथ गए, जब चाहे लालू जी को छोड़ के बीजेपी के साथ गए। मजबूर कौन करता है उनको? उनका मन है, उनका मन जब आ जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन अब वो मान चुके थे कि अब उनका दौड़ना धूपना अब होगा नहीं उनसे। और जो चुनाव पिछला विधानसभा का हुआ है, देखने में तो लगा कि नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, वोट इनको ठीक है, साफ सामने। वह पूरा जो चुनाव था, प्रबंधन और जो उसमें प्रबंधन के लिए जो तेल पानी लगता है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा किया था भाई। जैसे उसने चाहा चुनाव को वैसे ले गया। क्या आप समझते जितनी रैली ये किए होंगे नीतीश जी, उससे कम रैली तो सम्राट चौधरी ने नहीं की होगी। नरेंद्र मोदी से लेकर के जितने भाजपा के स्टार प्रचारक थे, सारे लोगों ने एकदम गर्दा उड़ा दिया था बिहार के अंदर। कौन नहीं पहुंचा वहां पर? पूरी सेंट्रल टीम बैठी थी वहां पर। एक पूरा, आपको नहीं पता होगा, एक अंदर की टीमें जो सामने दिखाई नहीं देती हैं, वो सारी टीमें अंदर से इतना काम कर रही थी। पूरे देश भर के बीजेपी के नेता जो हिंदी भाषी थे, वो सारे लोग आके पर्चा बांट रहे थे जी, गली गली में। वो हालत थी।
अचानक वो रिजल्ट आ गया तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, नीतीश जी एक काम उन्होंने किया कि चाहे उनका बेटा ना किया या जो कुछ भी किया, अगर उनका बेटा अगर बन जाता तो परिवारवाद की मोहर लग जाती। वंशवाद की मोहर, वंशवाद। परिवारवाद तो वो ठीक है, परिवारवाद का मतलब ये होगा कि हमारे परिवार में कोई नहीं बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। वंशवाद मैंने पार्टी नीतीश की थी और वो डिप्टी सीएम बनता तो उसका उनका बेटा ही मालिक होता या उसको पार्टी की कमान दे देते। डिप्टी सीएम बनता तो सरकार की कमान भी आधा उसके पास रहती, और अगर वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता तो भी वो कमान उसके हाथ में रहती। तो यह जो नीतीश जी ने किया वो वंशवाद के आरोप से बाल बाल बच गए, निकल गए। अब वो कर्पूरी जी ने जैसे अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को कभी कमान नहीं लेने दी, उनको टिकट नहीं लेने दिया, उन्होंने कहा एक ही लड़ेगा, चाहे हम लड़ेंगे चाहे रामनाथ जी लड़ेंगे। नीतीश जी इस अभिशाप से, इस आरोप से, इस पाप से बच गए हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं ये सीधे सीधे वंशवाद के प्रतिनिधि हैं। नहीं, इसलिए सवाल कर रहा था जो भारतीय जनता पार्टी बार बार बोलती है वंशवादी राजनीति, वंशवादी क्या है ये? 6-7 साल इनके बाप शकुनी चौधरी जो है विधायक थे, सांसद थे, राजद में रहे, जदयू में भी रहे, तो पिताजी ही थे तो ये कहाँ रहेंगे? हम पिताजी की बात कर रहे थे। पिताजी थे तो ये कहाँ थे? पिताजी ही इनको लेकर के गए थे, पिताजी ही उनको आगे बढ़ा रहे थे। बिहार की स्थिति है कि कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो करीब करीब समझ लीजिए कि 60-70-100 परिवार होंगे। उन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द पूरे बिहार की राजनीति घूमती है। कुछ नए आए हैं, नए चेहरे भी आए हैं कुछ है, लेकिन मोटा मोटी आप जान लीजिए कि 100-125 परिवार है बिहार में, है ना। उसका एक्सटेंडेड फैमिली ही मान लीजिए, कुछ एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें। उन लोगों को छोड़कर बिहार की राजनीति चलती कहाँ? तो ये भी सम्राट चौधरी भी जो है वो वंशवाद के एक प्रतिनिधि हैं। इनके पिताजी भी बोलते कि जमीन गाड़ करके धंसा देंगे नरेंद्र मोदी को, और ये भी भाषण देते थे कि हम नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और नीतीश कुमार को हटाने के लिए पगड़ी बांध के भी घूम रहे हैं। मुरेठा पगड़ी तो इनका अपना शब्द मुरेठा। वो तब हुआ जब 2020 में चुनाव के बाद जब दोनों की सरकार बन गई थी तो नीतीश जी पाला बदल करके चले गए थे, है ना, और ये डिप्टी सीएम थे ही। ये अच्छा पार्टी के उपाध्यक्ष थे, इसको अध्यक्ष बनाया गया। तो बोले कि जब तक उनको हटा नहीं लेंगे ही नहीं खोलेंगे मुरेठा। तो जब इधर आ गए तो वो मंत्री बन गए तो पूछा गया कि मुरेठा, तो बोले जाएंगे अयोध्या में रामलला के सामने तो इसको रख देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के दरिया दिली भी तो है, जो व्यक्ति उनके लिए मुरेठा बांधा है कि इसको समाप्त कर देंगे। आखिर में कहा जाता है, सूत्र कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पसंद भी सम्राट चौधरी थे। हाँ थे, जो परबत्ता सीट से सम्राट चौधरी जीते हैं वो सीट पिछली बार जदयू ने जीती थी। इनके लिए वो सीट छोड़े। अभी 17-18 मार्च को जमुई में रैली में उन्होंने नीतीश जी ने कहा कि अब यही सब देखेंगे भाई, अब इन्हीं को सब देखना है, आप लोग जान लीजिए। उनकी शैली, हाँ। आप लोग जान लीजिए कि इन्हीं को सब करना है। उसका कारण है बिहार की राजनीति में यह मान लिया गया है कि जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स नहीं करेगा वो टिकेगा नहीं। अच्छा, नहीं टिकेगा। कारण तो अब यादव तो इनके साथ आने वाला नहीं है। तमाम चर्चा नित्यानंद राय फलाने बेकार। तो लाना था किसको? कुर्मी कोयरी जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है यादव के बाद वहां। कुर्मी से भी ज्यादा आबादी है। अब शाहाबाद का जो पूरा इलाका आप देखेंगे वर्मा और शर्मा में चलता है, माने भूमिहार और कोयरी, समझिए ना। शाहाबाद का जो पूरा बिल्डअप वगैरह आप देखेंगे, है ना। अच्छा, पूरा ये सासाराम से लेकर के और ये लंबी इनकी और ये खगड़िया वगैरह लंबा है इन लोगों का, और हर तरह से मजबूत है। धनबल में भी मजबूत है, जनबल भी उनके पास है। और अगर पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना होता तो उनको उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद जो है इनको डिप्टी सीएम बनाया, पहली बार इस बार बनाया, गृह मंत्रालय अगर नीतीश से लिया तो इनको दिया। इसके बाद और क्या संकेत चाहिए था आपको?
भाजपा के अंदर कुछ चेहरे आजकल निराश चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि जैसे जो खाटी भाजपाई जैसे है। खाटी भाजपाई। हाँ, आप बिहार में एक नेता बताइए कि जिसकी हैसियत हो अपने बल पर चुनाव जीत लेने की, किसी नेता की नहीं। विजय सिन्हा के बारे में भी चल रही थी। विजय सिन्हा अपना चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विजय सिन्हा भूमिहार है। ये तथ्य जान लीजिए कि बिहार में आप फॉरवर्ड अगर हैं, आपको बड़ी राजनीति करनी है तो बैकवर्ड का कंधा आगे रखिए, बंदूक आपकी रहेगी, कंधा उसी का रहेगा। अगर उसका कंधा अगर अपने कंधे पर लगाए तो आप बैक फायर कर जाएगा, आप उलट जाएंगे। बिहार की राजनीति समाजवादियों की राजनीति रही है और वो जमाना गया, वो जमाना गया। गंगा में बहुत पानी बह चुका है कोसी से लेकर के। विजेंद्र यादव जदयू बनाया, जो सेकेंड मैन है अभी बने, डिप्टी सीएम बने हैं ना वो, तो लालू प्रसाद के साथ 90 से हूँ, जनता दल के हैं पुराने, और सबकी सरकार में रहे, लालू की सरकार में भी मंत्री रहे, नीतीश की सरकार में भी मंत्री रहे। 80 साल की उम्र हो गई उनकी, लेकिन क्या यादव वोट पूरे बिहार का खींच के लाएंगे? क्या नहीं लाएंगे, नहीं ला सकते हैं। वो अपने जगह फिक्स है, वो अपने जगह फिक्स है, वो जाएगा वहीं। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के पास एक मौका था कि 30-35 वर्षों के बाद कोई स्वर्ण, भाई मौका था ना, नेता कहाँ था? जो कह रहा था उसे पूछिए कि बिहार लेवल का या किसी एक अंचल का या एक डिवीजन का एक नेता का नाम बता दीजिए। पार्टी तैयार नहीं कर पाई। सुशील मोदी थे, एक मान लीजिए एक बड़े व्यापक जनाधार के, या उनका एक मान सम्मान था, है नहीं। अब मैं उसी सवाल की ओर आ रहा था, बीच में रुक गया था। सुशील मोदी यदि आज होते, हाँ, तो क्या नीतीश कुमार आज किसी दूसरी परिस्थिति में होते? क्या कि बहुत करीबी माने जाते हैं। दो बातें आप समझ लीजिए। सुशील मोदी को निपटा दिया भारतीय जनता पार्टी के अगले नेताओं ने पहले ही। बार बार ये लोग बोलते थे मोदी, सुशील मोदी बड़ा बैकवर्डवादी है, और जितने जो लोग ये बोलते तो स्वयं वो जातिवादी है। अच्छा, खांटी जातिवादी लोग सुशील मोदी पर जातिवादी होने का, बैकवर्डवादी होने का आरोप लगाते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोग तो किया था 2020 में, किया था कि नहीं किया था? तारकिशोर प्रसाद को, रेणु देवी को, दो को डिप्टी सीएम बनाया ना, अब दोनों फेल कर गए। चले नहीं, दोनों नहीं चले। हाँ, नहीं चले। इसी से नाराज होकर के नीतीश जी चाहते सुशील मोदी को रखिए, हम लोगों की जोड़ी फिट है। हाँ। तो नाराज होकर चले गए लालू। कई बार दर्द भी व्यक्त किए थे कि ठीक है ना। बावजूद इसके सुशील मोदी जो अजय थे, लोकसभा लड़े तो भी जीते, विधानसभा लड़े तो भी जीते, भागलपुर जाके जीते सुशील मोदी। आज की तारीख में बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा फ्लरिश करने वाला नेता नहीं है। एकमात्र इसको पार्टी इसको नर्स कर रही थी, ये साफ संकेत दे रही थी कि हम इसको तैयार कर रहे हैं। यहां तक पुराने नेताओं की बात है। बेंगलोर में बसवराज मुंबई का आरएसएस से आए थे क्या? प्रेमा खांडू अरुणाचल में चीफ मिनिस्टर आरएसएस से आए थे क्या? असम वाले, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा तो खाटी कांग्रेसी। अभी बंगाल में अगर जीत गई बीजेपी तो जो मुख्यमंत्री होगा, जो चेहरा जिसको खड़ा किया गया है, शुभेंदु अधिकारी, आरएसएस का आदमी है क्या? बीजेपी के ममता दीदी के साथ। भाई मैं कहा, देखिए क्या है, जब आप परिवार, और आज की छोड़ दीजिए, जसवंत सिन्हा जैसा निकृष्ट आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया, कोई आरएसएस का आदमी था? वो महावीर विश्वकर्मा को हटा करके संसद बनाया गया था। तो अरे उससे पहले जगन्नाथ पांडे का टिकट काटा गया था। जगन्नाथ पांडे का टिकट काटा गया था। जगन्नाथ पांडे को तो कहीं के नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बेटा भी उनका जो आगे बढ़ा था, मिनिस्टर बना था, वो कोई आरएसएस बीजेपी का आदमी था क्या? तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कार्य नहीं करती है, पहले से करती आ रही है। एक सवाल सर होगा, जदयू का भविष्य अब क्या देख रहे हैं? कहे कि आप कई पार्टियों को बनते और बिखरते देखे हैं। देखिए, जदयू का भविष्य तो खतरे में है। कितने दिन में वो ढहेगा, कब तक ढहेगा, कैसे ढहेगा, वो टूटेगा, वह टूट जो है वो समानांतर होगी या टुकड़ों टुकड़ों में होगी, यह कहना भी मुश्किल है और अभी जल्दबाजी है। लेकिन जदयू के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बरसेंगे कब, मानसून उसका कब शुरू होगा, यह अभी देखने वाली बात है। क्योंकि अभी हम आपको बता दें, विजेंद्र जो यादव हैं, ये स्वयं सम्राट चौधरी को बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनवाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम लोग को विपक्ष में बैठना चाहिए, सामने बैठना चाहिए, समर्थन बाहर से करना चाहिए। इनका प्रस्ताव था जी।
भाजपा जदयू में दो तरह की तस्वीर आ रही। एक तस्वीर है जो कुछ लोगों की है, उसमें ललन सिंह है और कई लोग हैं जो भाजपा के थोड़ा ज्यादा नजदीक दिख रहे हैं। दूसरा जो है, जो पिछड़ी जाति से आ रहे हैं नेता, वो कहीं ना कहीं अब चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो राजद की ओर अपना विकल्प देख रहे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ललन सिंह क्या करेंगे? ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं, अब मुंगेर जहां से सांसद हैं वहां कोयरी कुर्मी धानुक अतब भूमियार, उनको जीतना है कि नहीं? वहां से सम्राट चौधरी के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी को छोड़ दीजिए आप। हाँ, तो क्या करेंगे वो? ललन सिंह बेवकूफ आदमी है क्या? जो बैकवर्ड में एक नाम मैं बताता हूं, श्रवण कुमार जैसे नाम लेके बात कर रहे हैं, वो भी नालंदा के, नीतीश के बिरादरी के, हमेशा मंत्री रहे वो। श्रवण कुमार को अगर डिप्टी सीएम बनाया गया होता तो नीतीश की जाति के लोग और उनके विचार के लोग गोलबंद होते श्रवण कुमार के साथ, ठीक है ना? तो दो पोल बन जाते, उसी सामाजिक न्याय के दो पोल बन जाते, सम्राट चौधरी और श्रवण कुमार। दूसरा क्या है कि पार्टी के लोगों के लिए, जो जदयू के वोटर थे, उनके लिए मिल जाता है एक श्रवण कुमार, साथ में एक्स्ट्रा माल मिल जाता। तो फिर नीतीश के बेटा अगर मान लीजिए कल अगर कुछ काम धाम करके आगे बढ़ता तो उसको आधार कहाँ मिलता? ने आपने निशांत की चर्चा कर दी। आप लोग सर इतनी लंबी पत्रकारिता में आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते रहे हैं, और आप लोग ने ही हम लोग को सिखाया है कि बॉडी लैंग्वेज समझो। निशांत का जो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं उसमें क्या संभावना आपको? मुझे नहीं लगता कि निशांत तो कोई बड़ी लकीर खींचेंगे, मुझे नहीं लगता। 50 साल उनकी उम्र हो गई भाई, कूद के पांव पालने बने जाते हैं, और अभी तक वो पेड़ जो है उसमें फल नहीं लगे, फूल नहीं लगे। राजनीति के चमचागिरी में जिसको बोलना हो बोल दे। निशांत कुमार जो है अनफिट हैं, उनकी नर्सिंग नहीं हुई है पॉलिटिक्स में, अपने जीवन के साथ उनको अब ये जीवन नहीं तैयार कर पाए, शादी विवाह भी नहीं किए हैं, वो 50 साल की उम्र हो गई। तो ये तो अब चूंकि अभी कुछ कहा जाए तो खराब लगेगा लोगों को, लेकिन वो कुछ करके दिखाएं तो सही। अभी 4 वर्ष का वक्त है, 4 वर्षों में बिहार की सियासत में आप क्या देख रहे हैं? क्या अगला जो चुनाव होगा भाजपा वर्सेस राजद होगा, या जदयू की कोई भूमिका होगी उसमें? जदयू रहेगा, कितना अंश रहेगा, पूरा का पूरा रहेगा या आधा तिहाई रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन जदयू का एक बड़ा हिस्सा, दूसरे शब्दों में कहें जो सत्ता लोभी हिस्सा, अच्छा, या जो समर्थ और मजबूत हिस्सा, जो भी उसके बहुत सारे अपने अपने हिसाब से लोग व्याख्या करेंगे, वो भाजपा के साथ रहेगा। समझ गया ना? तो भाजपा जदयू जो है स्वाभाविक गठबंधन है, बिहार में भाजपा जदयू का गठबंधन स्वाभाविक। एक चीज आना चाहेंगे सर, कई बार लगा इस पूरे 2 दशक 3 दशक की पॉलिटिक्स में कि नीतीश कुमार जब जब संकट में नजर आए, लालू यादव मदद के लिए सामने आए। वो कहा जाता है कि जब इनको जीतन राम मांझी को सीएम बनाया गया था तो जीतन राम मांझी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। दावा किया जाता है कि इस बीच उनको इस्तीफा के लिए तैयार करने में कहीं न लालू यादव की भूमिका रही। कहा जाता है, सुना जाता है ना, बनाए नीतीश, हाँ, और उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे लालू, ये संभव है? देखिए, नीतीश जी से एक बार गलती हुई और वो 30 बार उनको आता, उनको लग गया। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट एक तरह से बनाया, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया, तो इनको उस समय लगा कि हम तो खत्म हो गए, हम नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर हैं ही, और एक जमाना था कि हम दिल्ली को डिक्टेट करते थे बीजेपी को। बने वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, ये सारे लोग बने, जाता था फोन अडवाणी अटल जी के पास, तुरंत जो आता था, जो नीतीश जी कहते थे वो होता था। और इनको कहा गया था नीतीश जी को कि नहीं, हम होने नहीं देंगे। ये अडवाणी क्षमा कहा होगा, अडवाणी क्षमा आश्वस्त किया होगा नीतीश जी। अडवाणी जी, अटल जी के बाद तो अडवाणी जी ने मालिक थे। अडवाणी जी कहा चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जो है वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने। अडवाणी जी गोवा में अधिवेशन हुआ था जिसमें ये निर्णय हुआ था, कार्यकारिणी की बैठक, उसमें गए कहाँ थे अडवाणी जी? बोले हमारा तबीयत खराब है, एक्चुअली उनका दिमाग खराब था। अडवाणी तो उसी दिन पाप कर बैठे थे जिन पाकिस्तान गए थे और जिन्ना के मजार पर खड़ा होकर के बोले कि बहुत सेकुलर था। ये पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी कैडर उस दिन अडवाणी जी को तिलांजलि दे दिया।
अब सब कुछ कर सकते हैं आप, आइडियोलॉजी से जहां अलग होंगे। सम्राट चौधरी ने एक बात कही, आपको पता नहीं आप लोगों ने ध्यान, उन्होंने कहा कि हम पहली बार हम पार्टी में आए तो हमको एक विचारधारा मिली, हम ध्यान दिए आप? तो एक विचारधारा से अगर आप कटे तो चाहे XYZ कोई भी हो, अडवाणी के हो या कोई भी हो, उनको निकलने देर नहीं लगे। मूल सवाल पे आते हैं सर, 2030 का जदयू के इस पतन से, अधपतन से जो भी कहें, तेजस्वी को कितना फायदा होने जा रहा है? तेजस्वी को कोई फायदा होगा? क्या कर लेंगे तेजस्वी? ये वोट तेजस्वी उस समय देखिए क्या है कि अभी समय क्या बदलेगा, क्या होगा। तेजस्वी जेल चले जाएंगे इसकी संभावना नहीं है आपको? हाँ, लालू प्रसाद जो गड्ढा खोद के गए हैं उसमें पूरे खानदान को जेल भिजवा के जाएंगे, वो कौन सा वोट बढ़ जाएगा तेजस्वी का? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्मी कुशवाहा में एक असंतोष पनपेगा और जदयू का एक खेमा। भाई विघ्न संतोषी हर जगह होते हैं, जो विघ्न देखते हैं हम, मेरा कहना है कि हम एकदम सामान्य ढंग से सोचिए कि सरकार है, अभी नई बनी है, चले, खुशहाल हो, ये सरकार बिहार की उन्नति करें। नीतीश कुमार ने एक काम जो नहीं किया वो किया कि बिहार का उद्योगीकरण नहीं किया, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार का नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार के जो अधूरे कदम है या अधूरा सपने हैं, ये सम्राट चौधरी उसे पूरा करने में सक्षम है? भाई सम्राट चौधरी नहीं करेंगे तो करेगा कौन? ऊपर से सारा मदद माल असबाब देने वाला बैठा हुआ है। सम्राट चौधरी को फ्री हैंड है, जैसे चाहे वैसे चलाएं, बिहार को कहां पहुंचाएंगे। ये 30 का चुनाव सम्राट चौधरी की काबिलियत, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय की परीक्षा होगी। लास्ट सवाल होगा सर, नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन को जितना उन्होंने वैचारिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी करवटें बदली, या कुछ लोग तो कहते हैं कि दूसरे तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, आप उसे किस रूप में देखते हैं? गलत किया उन्होंने। कभी आरएसएस के 2014 के चुनाव में, अगर वो लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को दावत दे करके आगे से थाली खींच देना, ये कौन सा समझ नेता है? चमचागिरी हम भी किसी की भी कर लीजिए, मोदी की कर लीजिए, चमचागिरी करने वाले लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। ये उनका ब्लंडर था और अपनी हैसियत आजमा लिया। नीतीश कुमार ने चुनाव लड़े, दो MP जीते थे उनके, 2 MP जीते थे, और उसी के बाद उन्होंने इस्तीफा देकर जीता था। मांझी को जो सवाल आपने पूछा तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया उनको, जब हमको जनता नकारती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, फिर बनना नहीं था। उसी समय ये सम्राट चौधरी टूट करके आए थे वहां से, RJD से। कुछ लोग कहते हैं कि एक शिवानंद तिवारी जी हैं जो अभी बेहतर ढंग से कहते हैं रीढ़ विहीन व्यक्ति थे, वैचारिक रूप से उनके पास रीढ़ नहीं था। शिवानंद तिवारी के पास रीढ़ था, है, अभी है, ये है, हमारे बच्चे मित्र भी हैं। हाँ। उनके पास रीढ़ है। अब लालू के खिलाफ मुकदमा भी करते हैं, लालू के पार्टी में भी रहते हैं, उसके पदाधिकारी भी रहते हैं। आप कौन सा रीढ़ वाले हैं भाई? देखो बता दें, आप दूसरे को कहते हैं तो अपने ऊपर भी जरा उसका ध्यान रखिए। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का 2 बड़ा सपना था, एक तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम और दूसरा एक बंकोबदाय कमेटी के जो लैंड रिफॉर्मेशन के लिए आया था। कभी इस हैसियत में नहीं हुए कि दोनों चीज को पूरा करें? अच्छा, नहीं है, कमी है उनकी। मान लीजिए आपका ये मूल्यांकन सही है, आपका मूल्यांकन सही है, आप जिस पार्टी है उस पार्टी का नेता क्या किया बिहार में, इसका मूल्यांकन कीजिए। नीतीश के छोड़िए ना भाई, शिवानंद जी अपने पार्टी के नेता लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने क्या किया बिहार में, उसका मूल्यांकन करें। नीतीश को छोड़िए, बड़े खराब थे, बड़े घटिया आदमी थे। शिवानंद जी उस पर भाषण दीजिए अपने लालू प्रसाद पर। शिवानंद जी तो आजकल समालोचना करते रहते, तेजस्वी को भी हटा दिया उनको पद से, तब तेजस्वी को भी आलोचना किए थे कि भाई चुनाव कैसे लड़ता है तुम, इसलिए नहीं कि उनको पद से हटा दिया है। इस बार उनका बेटा भी हार गया, तो राजनीतिक छटपटाहट है क्या? बिल्कुल है। देखिए क्या है, राजनीति में जब कुछ नहीं मिलता है ना, शिवानंद जी पढ़े लिखे आदमी हैं, भले आदमी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा कहना है कि देखिए, मैं तो भाई कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाटा हाथ, हमको ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। शिवानंद जी को क्या अधिकार है नीतीश की आलोचना करने की? अगर लालू की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं, राजनीति छोड़िए, क्यों लालू के साथ रहे आप? क्यों रहे लालू के? लालू ने कौन सा सत्कर्म किया है जिसकी पार्टी में रहे आप? यही कि आवाज दे दिया, लूट लिया पूरे बिहार को, इतना भ्रष्ट नेता, उसके साथ आप पड़े हुए हैं। पूरे परिवार के लोग जो है अदालत के दरवाजे पर खड़े हैं, आप भी ऐसा शिवानंद जी को। तो ये थे हमारे साथ
वैद्यनाथ मिश्र जी, और कहने की जरूरत नहीं कि बिहार में जितने सियासतदान हैं उन्हें अपने आंखों से बनते और संवरते देखे, कुछ इनके समकक्ष रहे, कुछ इनके जीवन काल में सामने आए और कुछ अब जो उभर रहे हैं। तो आपने इनका विश्लेषण सुना, बेबाक विश्लेषण, और साफ मानना है कि 2030 का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा वही होने वाली है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।